देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा √7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि √7 जब परिमेय संख्या होगी तो वो a/b के रूप की होगी। ठीक है, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, वहां क्या है, a और b जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं और b ≠ 0 है और b क्या है, 0 नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे, b का इधर हम गुणा करा देंगे, ये भाग में है, इधर भेजेंगे किस में हो गया, गुणा में, तो ये हो जाएगा √7b = a। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिएगा, तो इधर √7 और b का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिएगा √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा इसका, यानी कितना हो जाएगा 7, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b² बराबर कितना हो गया, a²। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a² जो है ये 7b² के बराबर है। ठीक है, a² किसके बराबर है, 7b² के बराबर है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, देखिएगा a² जो है 7b² के बराबर है। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या होगा, 7 × b होगा। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 × b, यानी इसके गुणनखंड में एक 7 आ रहा है। ठीक है, और जो कि a² के बराबर है 7b², यानी कि a² के भी गुणनखंड में क्या होगा, 7 आएगा। यानी कि a² के जब गुणनखंड में 7 आएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a² जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, इसको समझिए ये क्या चीज़ है। देखिए जैसे मान लीजिए कि 6 किसी संख्या का वर्ग है, 6 का वर्ग मान लीजिए 36 है। ठीक है, अब 36 का हम गुणनखंड करें, क्या होगा, 36 का गुणनखंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से कटेगा, ये कितने बार में 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ऐसा होगा। यानी कितना होगा, 2 × 3 × 3 ये होगा। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में, 36 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 भी आ रहा है, 2 संख्याएं आ रही हैं, 2 और 3। अब हम ये कह सकते हैं 36 जो है 2 आ रहा है तो 2 से भी कट जाएगा, 3 आ रहा है तो 3 से भी कट जाएगा। 36 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 18 बार में, और 36 जो है 3 से भी कट जाएगा, कितने बार में, 12 बार में। अच्छा ये बताइए इसमें 5 नहीं आ रहा है, हम ये कह दें कि ये 5 से कट जाएगा, 36 तो कटेगा। देखिए काट के 36 जो है 5 से काट के देखिए कितने बार में कटेगा, 6 × 25 30, 7 × 25 35, हाँ, यानी एक शेषफल बच जाएगा, नहीं कट रहा है। ठीक है, यानी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जितने भी अंक होते हैं उन्हीं संख्याओं से वो क्या होती है, वो संख्या कटती है। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a² के अभाज्य गुणनखंड में 7 आ रहा था, तो हम ये कह सकते हैं ना कि a² 7 से कटेगा, यानी 7 से विभाज्य होगा। तो इसको लिखेंगे, चूंकि a² 7 से विभाज्य है। ठीक है, a² क्या है, 7 से विभाज्य है। जब a² 7 से विभाज्य है इसलिए a भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये एक परिमेय है कि यदि किसी संख्या का वर्ग जो है किसी अन्य संख्या से कटता है या विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है या कटती है। ठीक है, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना है, 64 है। ठीक है, अब कह दें कि 64 जो है 2 से कटेगा। ठीक है, 64 जो है 2 से कटेगा या 4 से कटेगा, ऐसा देखिए 4 से कह दें कि 64 4 से कटेगा, 4 से भाग दीजिए कितने बार में, 4 × 1 = 4, 2 बच्चा 24, यानी 4 × 6 = 24, यानी 16 × 4 = 64।
4 से कटा कि नहीं कटा। अब हम जब 4 से ये संख्या कट रहा है, यानी इसका वर्ग जो है 8 का वर्ग 4 से कट रहा है, ठीक है, तो ये संख्या यानी 8 भी 4 से कटेगा। इसको देखिए, 8 में जब 4 से भाग देंगे तो ये भी क्या होगा, कटेगा, ठीक है। तो ये परिमेय होता है कि ए स्क्वायर अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो ए भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर को कब विभाज्य हो रहा था, जब इसके गुणांक में क्या आ रहा था, 7 आ रहा है, ठीक है। जब 7 आ रहा था तभी तो ये विभाज्य हो रहा था, तभी तो ये कट रहा था, इसके गुणनफल में 7 आ रहा था तो कट रहा था। तो ए की भी गुणनफल में 7 आना चाहिए जब कट रहा है तो, ठीक है। अतः इसको हम ऐसे लिख लेंगे, माना ए बराबर 7c, ठीक है। ए कुछ 7c के रूप का होगा, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ 7c के रूप का होगा, जहाँ पे c जो है एक चर राशि है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ c पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक है, ठीक है। आधा अधूरा अंक नहीं रहना चाहिए। आधा अधूरा अंक का मतलब जैसे ये लिख दें 2/3, तो ये बटे में है, भाग देंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो पूर्ण अंक नहीं रहेगा। ये पूर्ण अंक का मतलब जैसे 4, 5 ये सब क्या है, पूर्ण अंक है, ठीक है। तो इस तरह से अंक रहने चाहिए, ठीक है। तो ये सी क्या है, पूर्णांक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ए का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखिएगा समीकरण 1 में ए बराबर 7c रखने पर, ठीक है। ए की जगह पे क्या रखेंगे, 7c रखेंगे, ठीक है। रखिएगा, यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या था, 7b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। तो लिखेंगे 7b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे हमें क्या रख लेना है, 7c। तो ए की जगह पे 7c, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ देखिए अब 7b स्क्वायर हो जाएगा, जब 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 49, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। 7 से भाग देंगे, 7 7 49, यानी b स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 7c स्क्वायर। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ भी क्या दिख रहे हैं, यहाँ भी b स्क्वायर जो है 7c स्क्वायर के रूप का है। यहाँ पे इसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे जैसे a स्क्वायर 7b स्क्वायर के रूप का था, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, b स्क्वायर 7c स्क्वायर के रूप का आ रहा है। यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर 7 से विभाज्य है, समीकरण एक की तरह। हाँ, यहाँ भी क्या कह सकते हैं, b स्क्वायर 7 से विभाज्य है, यानी 7 से ये भी कटेगा जब इसके गुणांक में 7 आ रहे तो, ठीक है। इसलिए b भी 7 से विभाज्य होगा। जब b स्क्वायर 7 से कट रहा है तो b भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि a भी 7 से कट रहा है और b भी 7 से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा कि अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 6 और 8, ठीक है, ये दोनों 2 से कट रहे हैं। कब कटेंगे, हम कहते हैं कि दोनों 2 से कट रहे हैं, ठीक है। कब कटेंगे, 6 का जब गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा, और 8 का गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है, तभी तो ये 2 से कट रहे हैं। अगर 2 कॉमन नहीं मिलता तो ये 2 से कटते। अगर ऐसा हम कह दें ये दोनों 6 और 8 दोनों 3 से कट रहे हैं, कटेगा 3 से, दोनों 3 से 6 कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 6 में तो 3 मिल रहा है उभयनिष्ठ, लेकिन 8 में 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। तो दोनों संख्याएं किससे कटती हैं, जिसमें दोनों में कोई संख्या अगर उभयनिष्ठ हो तो उससे वो क्या होती है, संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a भी 7 से कट रहा था और b भी 7 से कट रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में क्या है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या मिल गया, हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 मिल गया, लेकिन हमने ऊपर क्या मान रखा है कि जहाँ a और b क्या हैं, सहभाज्य संख्या हैं। सहभाज्य क्या मतलब ये हुआ कि इन दोनों का a और b का गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आ रहा है कितना, 7, हल करने के हिसाब से आ रहा है 7, ये तो बात गलत हो गई। हाँ, तो इस बात पे क्या हो रहा है, विरोध होता है। तब तो लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास
होता है कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, किस बात का विरोध हो रहा है कि ए और बी क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। हमने ऊपर जो कहा था कि ए और बी क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं, इसका विरोध हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है कि एचसीएफ ए और बी का क्या मिल रहा है, कम से कम एक साथ मिल रहा है। ठीक है, इनका उभयनिष्ठ एक साथ मिल रहा है। ठीक है, अतः हम क्या बोल देंगे, अब ये गलती किस कारण हुई है, तो ये गलती हमारे यहाँ पे जो हमने परिमेय संख्या माना था √7 को, इसकी वजह से हो रहा है। तो रूट क्या हो रहा है, 7 परिमेय नहीं होगा, तब क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः, ठीक है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ।